नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 6 राजनीति विज्ञान की पुस्तक जो हमारी है उसके चौथे अध्याय का यानी लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, इसका कुछ अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम उसी के शेष रहे भाग को आगे देखते हैं और देखिए कहाँ तक अध्ययन किया था हमने। एक तरह से यहाँ तक हमने अध्ययन कर रहा था कि बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। एक तरह से जब सरकार ने बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर दी तो उसके लिए एक तरह से जन आंदोलन हुआ और सरकार को अपना निर्णय जो था वो बदलना पड़ा, क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। यानी उसको निर्णय बदलना पड़ा। निर्णय क्यों बदलना पड़ा? क्योंकि जो सरकार है वो आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्यवाही करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं हैं उन्हें सामने लाया जाता है। यानी इन तरीकों से, जैसे धरने दे करके, जुलूस और हड़ताल के द्वारा या हस्ताक्षर अभियान करके, ये वो एक तरह से उपाय हैं जिनके द्वारा जो गलत जो बात हैं, है ना, न्याय संगत नहीं है, उनको सामने लाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। देखिए, एक तरफ यहाँ व्याख्या की गई है और बताया गया है कि जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, यानी सभी लोगों को लोकतंत्र जो अपनी भागीदारी निभाने का मौका देता है, वहीं हम दूसरी तरफ अगर देखें तो यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को, यानी सभी एक तरह से वर्ग है, निम्न वर्ग है, उच्च वर्ग है, एक तरह से ये सभी वर्गों को यह मौका नहीं मिल पाता। किस चीज़ का? अपनी भागीदारी निभाने का। ठीक है, लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। यानी एक तरह से भागीदारी निभाने का, लोकतंत्र में भागीदारी निभाने का एक ये भी तरीका है कि वो आंदोलन करें और सरकार और उसके काम के जो तौर तरीके हैं उनको चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। यानी ये जो वर्ग बताए गए हैं, एक तरह से दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं या महिलाएं जो हैं, इनकी भागीदारी, यानी लोकतंत्र में भागीदारी किस प्रकार से निभा सकते हैं? आंदोलनों के ही द्वारा। यानी एक तरह से आंदोलन करके ही ये अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुककर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है। देखिए, यहाँ बताया गया है, अगर हम किसी गांव या शहर, कस्बे की अगर कोई गली से कोई जुलूस एक तरह से हुजूम निकलता हुआ देखते हैं तो हम रुक जाते हैं और उस बात का पता करते हैं कि आखिर ये जुलूस ये किस लिए निकाला जा रहा है, क्या कारण है जुलूस निकालने का। ठीक है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी उनका क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। ठीक है, विवादों का समाधान। देखिए, अगला बिंदु है विवादों का समाधान किस प्रकार से किया जाता है। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था, अगर
कई समस्याएं जो हैं, विवाद हैं, उनका समाधान के लिए कई बार क्या करना पड़ता है, हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। यानी आंदोलन एक तरह से हिंसात्मक क्यों हो जाता है, आंदोलन में हिंसा क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह जो विरोध कर रहा है, विरोध प्रदर्शन जो समूह कर रहा है, उसको दबाने के लिए या उसको रोकने के लिए एक तरह से बल प्रयोग करना ही उचित है। ठीक है। विवाद तब उभरता है, यानी विवाद तब सामने आता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। ठीक है। अब ये विवाद जो होते हैं, उनको एक तरह से सुलझाने की, उनको शांत करने की जिम्मेवारी किसकी होती है, सरकार की। ठीक है। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। तो इस बात का हम अध्ययन करेंगे कि समाज में जो कुछ विवाद हैं उनको हम जानेंगे और यह समझेंगे कि सरकार इन विवादों को शांत करने में, इनको दबाने में या इनके समाधान में और क्या भूमिका निभाती है, ये बात हम देखेंगे। देखिए, धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। कई बार क्या होता है, कोई धार्मिक उत्सव मनाया जाता है, जुलूस निकाला जाता है, तो उनकी वजह से कई बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। ठीक है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं और कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कई बार जो धार्मिक जुलूस या उत्सव होते हैं, उनकी वजह से भी कई बार विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं कि धार्मिक जुलूसों की वजह से उनको रास्ते का अगर चुनाव करना पड़ता है कि इस रास्ते से निकालें या किसी अन्य रास्ते से निकालें, इन बातों को लेकर के भी विवाद उत्पन्न हो जाता है। और कई बार जो जुलूस में जो व्यक्ति शामिल होते हैं, भीड़ जो शामिल होते हैं, उत्तेजित हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है अन्य जो लोग होते हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं और जुलूस या भीड़ पर पत्थर फेंक देते हैं, पत्थरबाजी हो जाती है। ठीक है। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति पैदा ना हो। यानी ऐसी अगर जब जुलूस वगैरह निकाले जाते हैं, उस समय पुलिस की जिम्मेवारी और अधिक बढ़ जाती है और उसकी ये एक तरह से जिम्मेवारी हो जाती है कि आपस में टकराव की स्थिति पैदा ना हो और हिंसा ना भड़के। ठीक है। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके, यानी कोई समस्या का हल निकल सके। ठीक है। देखिए आगे, नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। देखिए, अगला जो विवाद का कारण यहाँ पर बताया गया है, क्या है, नदियाँ। क्योंकि नदियाँ जो हैं एक राज्य से अनेक राज्यों में बहती हैं, है ना। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारे को लेकर के विवाद हो जाता है, यही कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए, आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रही विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है ना। इस पानी में बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मैटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। यानी एक तरह से ये यहाँ पर बताया गया है कि कृष्णा राज सागर जो बांध है ना, वो उसका पानी किस तरह से कहाँ कहाँ काम आता है, ये देखिए बताया गया है यहाँ पर, है ना। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है ना, यानी पहले वो आता है, और तमिलनाडु का मैटूर बांध इसी नदी के निचले छोर पर है।
मैटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राज सागर बांध से पानी छोड़ा जाए, यानी पहले नदी का पानी कहाँ आता है, कृष्णा राज सागर बांध में, ठीक है। जब उसमें से पानी को छोड़ते हैं तो मैटूर बांध है उसमें पानी पहुँचता है, ठीक है। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए जो कि नहीं मिल पाता, इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है, यानी केंद्रीय सरकार को, ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए, ठीक है। तो ये हमने देखा कि ये भी एक विवाद उत्पन्न करने का एक तरीका है, ठीक है, यह कारण है। अब देखिए समानता एवं न्याय। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। न्याय और समानता यानी एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं किस तरह से यहाँ पर देखा हमने कि विवादों के कुछ कारणों को यहाँ पर बताया गया और किस तरह उनसे निपटा जाता है, इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है, ठीक है। जो छुआछूत की जो भावना हमारे समाज के अंदर व्याप्त है उस पर एक तरह से कानून के द्वारा अब रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालात यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। देखिए यहाँ पर एक तरह से सामाजिक असमानता को बताया गया है, किस प्रकार दलितों के साथ और इस तरह का बर्ताव किया जाता था, क्या उनको सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था, है ना। तो इस बारे में ये कितना अमानवीय कृत्य कार्य है। न्याय तभी प्राप्त होता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो, ठीक है। आगे हम देखते हैं सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है और उन समूह के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे, यानी एक तरह से पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग के लिए सरकार जो है ऐसे कानून बनाती है, ऐसे न्याय की ज़रूरत उनको होती है जिससे समाज में उनको बराबरी का दर्जा मिल सके, ठीक है। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज में लड़कियों को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए या फिर लड़कों को दिया जाता है, ठीक है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है, यानी ये भेदभावपूर्ण एक तरह से भावना है और इससे लड़की और लड़कों में हमको असमानता, भेदभाव स्पष्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियाँ अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। तो एक तरह से ये कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा कि जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल या कॉलेज जो हैं, उनमें लड़कियों की जो फीस है उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो ये आज हमने ये लोकतंत्र की जो सरकार की प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करी, ठीक है। और ये अध्याय हमारा पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में आपसे नए अध्याय के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।